हेलो दोस्तों, आज की हमारी जो राइड है वो बहुत लंबी होने वाली है। कुछ 600 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है। फ़िलहाल मैं हूँ बेंगलोर में और मैं बेंगलोर से जा रहा हूँ गोवा, सीधा घर के लिए। तो अच्छा, तो मैं एक्चुअली क्या हुआ कि आते समय भी मैंने रिकॉर्डिंग किया था, बट जब बाय द टाइम मैं बेंगलोर पहुंचा मेरा फ़ोन मतलब बंद पड़ा। आपको तो पता ही है कि मैं मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक्शन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वॉइस के लिए मेरा सेटअप अलग है ना, तो इसके लिए मतलब बेंगलोर पहुँचते पहुँचते ना मोबाइल बंद पड़ गया और गाड़ी का चार्जर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। मैं अभी सोच रहा हूँ अपलोड करूँ या नहीं करूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है। डिसाइड करूँगा, देखूँगा बाद में। या फिर गोवा टू बेंगलोर की जर्नी भी रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और दूसरा ये तो कंफर्म है कि बेंगलोर टू गोवा क्या, कैसे, किधर, कितना कॉस्ट आ रहा है, ये तो कंफर्म है। इसके ऊपर तो वीडियो बनेगा ही, जाएगा ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ बेंगलोर में। अभी बेंगलोर से जाना है तुमकुर से सीधा हुबली हाईवे, वहाँ से सीधा, वहाँ से दो रास्ते हैं। एक होगा हमारा हुबली से और एक होगा हमारा येल्लापुर, मुनगोड बोल के एक जगह है। मुनगोड से अंदर मार के ना येल्लापुर टू सीधा अंकोला टू कारवार, फिर गोवा। तो अभी गूगल मैप में मेरा अराइवल टाइमिंग क्या दिखा रहा है कि रात को 1 बजे का दिखा रहा है। अभी टाइम हुआ है 1:20, तो 1 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है क्या करूँ बोल के कि कौन सा रास्ता लूँ। अनमोड में क्या होगा कि हुबली से ना पूरा रामनगर तक, मोलैम तक ना पूरा जंगल ही जंगल है। तो रात के टाइम में मतलब फॉरेस्ट एरिया से क्रॉस करना उतना सेफ़ नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वैसे मैं नाइट में राइड किया हूँ अनमोड का एरिया, बट स्टिल क्योंकि बेंगलोर से जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बहुत टायर्ड रहूँगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो देखेंगे कौन सा रूट लूँगा, तब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो इसके अलावा मैं मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने रिकॉर्ड किया है कि एक्शन कैमरा का रिव्यू कैसा रहेगा। मतलब इस पे मैंने बताया है, अगर मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तो ये वीडियो के थ्रू रेफरल ले लो कि मतलब कैसा है इसका परफॉर्मेंस एक्शन कैमरा का। फ़िलहाल यहाँ का टेम्परेचर तो गर्मी ही गर्मी है, तो देखते हैं बैटरी कितनी आती है। देखो, मैं जब गोवा से निकला था ना, गोवा से फुल चार्ज करके निकला था और बेंगलोर पहुँचते पहुँचते मेरी जो एक्शन कैमरा DJI Action 3 की जो बैटरी थी वो कुछ 30% तक लास्ट बची थी। और मैं मतलब क्लिप्स मतलब कंटिन्यूस ऑन नहीं रहता ना, वो जहाँ जाता हूँ वहाँ बस थोड़े टाइम के लिए ऑन करता हूँ, क्लिप्स बाय क्लिप्स लेता हूँ। तो मुझे लगता है मैंने कुछ हार्डली एक 30 to 45 मिनट का वीडियो बनाया था। तो उस हिसाब से देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि 1 आवर तक ही आएगी इसकी बैटरी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। देखते हैं। अभी तो दोपहर का टाइम है, आते समय मैं आया था रात में, मतलब इवनिंग टाइम में निकला था। तो अभी तो दोपहर का टाइम है, तो देखेंगे हीट की वजह से कैसे होगा। तो आगे आपको अपडेट करूँगा कि बैटरी कितनी आ रही है, कैसी चल रही है, क्या किधर कैसा है और कितना मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा क्लैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्लैरिटी या लैग या मतलब GoPro के जैसे हैंग होना, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया था लास्ट टाइम। और मैं यहाँ से एक्चुअली मैं गया था वायनाड गया था। तो वायनाड में एक्चुअली मैं मतलब व्लॉग नहीं शूट किया वहाँ पर, क्योंकि मतलब केरला में मतलब एक्शन कैमरा लगा के घूमना अलाउड नहीं है। तो वहाँ के ट्रैफिक रूल्स अलग है। इवन वहाँ पर लोग ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करते हैं। हमारे लोग तो किधर से भी चले जाते हैं, वहाँ पे लोग प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही क्रॉस करते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैं भी जाके शॉक हुआ। इवन लोग छोटे से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हेलमेट डाल के गाड़ी चलाते हैं। कार में तो हर बंदा सीट बेल्ट में ही दिखा मुझे। तो मतलब कार में भी लोकल घूमने के लिए भी वो लोग सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। हमारे लोग तो कितना भी बोलेंगे तो भी सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते। तो केरला में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी स्ट्रिक्ट है या लोग सिंसियरली फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता। और केरला वायनाड मुझे इतना क्लीन दिखा, मतलब रोड पे ऐसे डस्ट वस्ट ऐसे कुछ नहीं है, कचरा वचरा कुछ नहीं है रोड पे। लोग मतलब एकदम क्लियर क्लीन मेंटेन रखते हैं वहाँ पर।
इवन बसेस जो है वो भी क्लीन दिखे। हमारे बसेस में विंडो होती है, विंडो मतलब ग्लास की विंडो होती है प्रॉपर, बट उनके बसेस में ना शटर होता है, जैसे हमारे शॉप पे होता है ना शटर, उस टाइप का कुछ शटर होता है, ग्लास के विंडोज़ नहीं है वो लोग के। मतलब अजीब ही था, ऐसे क्यों मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा गूगल में। तो आज है संडे है, इसलिए बेंगलोर में ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो ट्रैफिक बहुत होती है। मतलब गाड़ी मतलब यहाँ से एक 15 किलोमीटर क्रॉस करना है तो 1 आवर to 2 आवर लगता है। मतलब आज संडे है ना, तो इसलिए आज ट्रैफिक नहीं है, तो इसलिए आराम से इजीली बाहर निकल जाऊँगा। मेन क्या है, तुमकुर तक अगर कैसे भी निकलेंगे ना तो उसके बाद में ट्रैफिक नहीं है, पूरा हाईवे ही हाईवे है, बस तुमकुर तक कैसे भी बाहर निकलना है। अब ये जो है ये कुछ मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद मेट्रो यहाँ पे भी मेट्रो डालेंगे। अभी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल एक भराना है, मुझे याद ही नहीं तब से। तो अब देखेंगे थोड़ा आगे जाके कहाँ पंप मिलेगा तो वहाँ जाके पेट्रोल डाल के लेते हैं। पीछे गया पंप, मैंने नोटिस नहीं किया उसे, क्रॉस होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा पेट्रोल डालना है। तो फ़िलहाल गाड़ी रिज़र्व में नहीं पड़ी है, कॉक ऑन पे ही है। तो कॉक ऑन पे है मतलब एटलीस्ट 1.2 लीटर या 5 लीटर तो होगा इसके अंदर, या सॉरी 2 लीटर होगा शायद, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 होना चाहिए। देखते हैं कितने में टैंक फुल होती है। तो अभी मैं आपको पेट्रोल डालते समय मिलूँगा। हाँ, पेट्रोल डाल के ना आपको बताऊँगा कि कितने का पेट्रोल बैठा और कहाँ नेक्स्ट। मुझे लगता है एटलीस्ट 2 जगह पे तो रिफ़िल करना ही पड़ेगा पेट्रोल। देखते हैं, जब मुझे आते समय ना कुछ 1400 का कॉस्ट आया था पेट्रोल का। मतलब क्या हुआ, पहले मैं गोवा में फुल किया, फुल करने के बाद बेंगलोर में तुमकुर से थोड़ा पहले ना वहाँ पर पेट्रोल फिर डालना पड़ा, मतलब गाड़ी रिज़र्व में पड़ी। तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि मतलब और कितना पेट्रोल बैठा और जाते समय कितना कॉस्ट आया। क्योंकि आते समय मुझे घाट लगी थी ना, मैं बोला था कि यल्लापुर से आया था, तो यल्लापुर में उधर अरवेल घाट है, तो वो घाट पे मतलब पेट्रोल की खपत ज़्यादा हुई, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा रेस देना पड़ता है ना, इसलिए। अरे कन्फ्यूजन, ऊपर से जाना है या नीचे से? ऊपर से जाके देखते हैं। ये बेंगलोर में ना यही एक प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब गोवा में ऐसे रोड नहीं होते हैं ना, तो उतना हमें प्रैक्टिस नहीं है। ये गूगल मैप में एक बताता है, मतलब कन्फ्यूजन होता है, ऊपर से जाना होता है या नीचे से। अब देखो ये रोड, चलो अच्छा है कि रोड एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहा है, बट कुछ ब्रिजेस ऐसे होते हैं कि वो आगे जाके सीधा टर्न ले लेते हैं, मतलब वापस इधर आने का ऑप्शन ही नहीं रहता, फिर लंबा यू टर्न लेके फिर रिटर्न आना पड़ता है। तो ये एक मेजर कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा बाइक में मैंने आते समय ऑयल चेंज किया था, उसके बाद में व्हील सिलेंडर इसका मास्टर सिलेंडर ख़राब हुआ था, वो एक रिप्लेस किया था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर आगे का टायर पूरा बोल्ड था, वो भी रिप्लेस किया था। मतलब गया था वो टायर, मिशेलिन का था, इस बार मैंने अपोलो का डाला है। तो अरे अब क्या हुआ, ओके। तो हाँ, टायर एक रिप्लेस किया था। उसके बाद इतना ही मेंटेनेंस के नाम पे इतना ही कुछ खर्चा आया था, और मैं बेंगलोर के लिए निकला। देखो बाइक, अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो मेंटेनेंस। अगर आपकी बाइक चलते समय थोड़ा भी आवाज़ करेगी, या आपको लगेगा कि ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगेगा कि मतलब कुछ भी फील हुआ गाड़ी के बारे में, तो फटाफट वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है और उसे फिक्स करना है। देखो कितना उसे खींचोगे ना, वो उतना ही लंबा खींचते चले जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड करते हो तो रोड पे ना ब्रेक डाउन होगी गाड़ी, रास्ते पे अटकने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके लिए छोटा सा भी प्रॉब्लम करेगी गाड़ी तो उसे रिप्लेस करना है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो आगे का जो ब्रेक पैड है ना, वो मतलब गया है, मतलब ऑलमोस्ट गया है, उसे रिप्लेस करना है। मैं सोचा कि मतलब एक राइड मारते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम चेंज करूँगा, ऐसे सोच के मैं निकला। ये सोच के निकला तो अभी मुझे आगे का ब्रेक यूज़ करने में डर लग रहा है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि घिस गए तो ब्रेक पैड, अभी घर जाना है, 600 किलोमीटर है, क्या करूँ, इसलिए मैं बार बार पीछे का ही ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। तो क्यों इतना एडजस्ट करना, एक बार रिप्लेस कर देंगे तो झंझट नहीं ना। 300-400 रुपये का आइटम है, और लॉन्ग राइड करना है तो सेफ्टी फर्स्ट। मैं ग्लव्स भी यूज़ करता हूँ, बट ग्लव्स का क्या है कि मतलब फ़िलहाल ट्रैफिक में हो ना,
वो ग्लव्स पे उतना कंफर्टेबल नहीं होता ब्रेक मारने में, तो इसके लिए मैं फ़िलहाल ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा। अरे अरे ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अभी मैं आपको पेट्रोल डालते समय मिलूँगा, पेट्रोल डाल के कितना पेट्रोल बैठा सब आपको डिटेल दूँगा। ओके चलो बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है। तो अभी देखेंगे कितने का पेट्रोल बैठेगा। फुल तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने पेट्रोल जो भरा गाड़ी में वो कुछ 909 लीटर भरा, तो मुझे कॉस्ट पड़ा 970 का। कितना था ऐसे कुछ तो कॉस्ट आया। मतलब बोलने का कॉन्सेप्ट इतना है कि तो दोस्तों अभी जो मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरा वो था 9.5 लीटर भरा मैंने गाड़ी में। 9.5 लीटर मतलब टोटल कॉस्ट मुझे आया वो 970 का कुछ था। तो गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था, तो फ़िलहाल टैंक तो फुल है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 12-12.5 लीटर की टैंक है इसकी। तो पकड़ लो 1-3 लीटर शायद रिज़र्व में था रहेगा, पता नहीं। तो फ़िलहाल टैंक फुल है। अभी हम देखेंगे कि कितना पेट्रोल लगेगा बेंगलोर टू गोवा जाने में और कितना कॉस्ट आएगा। बस की टिकट वैसे बेंगलोर टू गोवा 1400, 1600 या 700 तक वेरी करती है। अच्छी बस वाली वो लोकल जो बस है, मतलब नॉन एसी, उसका शायद मुझे लगता है 1200 है शायद। तो देखते हैं, बाइक बेटर है। देखो बाइक में क्या होता है ना, बाइक में नाइट के टाइम पे जब ट्रैवल करेंगे ना, जैसे कि मैं लास्ट टाइम नाइट में आया था, आते समय इस बार नाइट में आया था, तो बाय द टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा तब तक 4 कुछ बजे थे। तो 4 बजे तक ना मैं इतना टायर्ड था कि मुझे बस और नहीं ऐसे होने लगा, मतलब और बाइक चलाने के लिए नहीं हो रहा था। और मतलब जो लास्ट क्लिप मैंने जो लिया था वो विदाउट माइक था, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब रिकॉर्ड मैंने किया था बट मैंने अपलोड नहीं किया, जस्ट ये सोच के कि मतलब अच्छा होगा या नहीं। मतलब लास्ट क्लिप जो था ना, मतलब मैं एकदम टायर्ड फील कर रहा था, नींद भी आ रही थी बहुत। तो मतलब बस 1-2-3 लाइन मैंने बोल दिया और बस वीडियो को एंड कर दिया, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। तो लास्ट वीडियो ऐसे था। तो फ़िलहाल अभी मैं डे टाइम पे निकला हूँ, तो देखते हैं कि कैसे रहेगा। मैं इससे पहले भी डे में ट्रैवल किया हूँ, डे में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बस जो प्रॉब्लम होती है ना वो बाइक के साथ होती है। नाइट के टाइम पे क्या होता है कि मतलब हवा ठंडी होती है, तो इंजन या बाइक के पार्ट्स ना सब क्लाइमेट की वजह से कूल रहते हैं। तो विंड भी तो कोल्ड ही होती है ना, तो ठंडा रहता है बाइक का पार्ट, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट डे में क्या होता है, हीट की वजह से ना सब मेटल, एक तो गाड़ी चलते रहती है उसके वजह से मेटल एक्सपांड हुआ रहता है, प्लस हम धूप में भी चलाते हैं तो वो और गर्म होता है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम आ रहा था, इसकी चेन को अभी ये जो है एएस की, इसकी चेन को ना रबर होते हैं छोटे छोटे साइड में, वो वाइब्रेशन के लिए है शायद। तो जो रबर है ना वो फट के एकदम बाहर निकल गए थे जब मैं डे टाइम में आया। हाँ मेरी भी एक मिस्टेक है कि मैं 100 की स्पीड में आया, 100, 110 ऐसे स्पीड में चला रहा था, तो ऑलरेडी गर्म क्लाइमेट में और गर्म हो गया। तो जो कि एक गलत बात है। अगर आप लोग डे में राइड करोगे ना तो ट्राई करो कि 80 डे हो या नाइट, एटलीस्ट गाड़ी की ना बाइक की स्पीड मैक्सिमम 80 होनी चाहिए। क्योंकि 80 में क्या होता है ना कि मतलब बाइक अपने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क करते रहती है। 80 की स्पीड परफेक्ट है, मतलब इन किस इमरजेंसी ब्रेक लगाने का रहा या कुछ भी रहा तो आप ऑल ऑफ सडन ब्रेक मार सकते हो, मतलब बाइक कंट्रोल में रहती है। जब 100 में रहते हैं तो पहले ही बाइक हवा से बातें करते हुए चलते रहती है, उसमें सीधा हवा हो जाएंगे इनकेस थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो ट्राई करो कि 80 की स्पीड लॉन्ग राइड करने के टाइम। और नाइट राइडिंग, देखो नाइट राइडिंग दिखने में बहुत इजी दिखती है,
ऐसे करेंगे वैसे जाएंगे, मतलब मज़ा भी आता है, नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे 3-4 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम पे ठंड बहुत होती है और नींद भी बहुत आने लगती है। बाइक पे क्या होता है, देखो कार चलाने के टाइम हम कंफर्टेबली बैठ के चलाते हैं, तो कार में चलाते चलाते सोने के चांसेस होते हैं, बट बाइक में चलाते चलाते सोने के चांसेस तो नहीं होते, होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बट इतना नहीं, कार के जितना नहीं। लेकिन उसकी वजह से जो टायर्डनेस जो होती है ना, वो मतलब आपसे कंट्रोल नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है मैं 2-3 बार तो ऐसे नाइट में राइड किया हूँ, लॉन्ग राइड्स। तो जब मैं फर्स्ट राइड किया था, फर्स्ट टाइम जब मैं राइड किया था ना, तब मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि मुझसे नहीं होने लगा, बस ऐसे लग रहा था कहीं साइड में जाके सो जाऊँ। तो तब मेरी बाइक में उतना अपग्रेडेशन भी नहीं था, मतलब ये हैंडल, मतलब ये सब नहीं डाला था, इसका जो ओरिजिनल हैंडल था वही था, जो शोल्डर पे बहुत पेन दे रहा था। तो ये सब मॉडिफिकेशन मैंने धीरे धीरे किए, मतलब जब भी मैं राइड करता था तो मुझे समझ में आता था, अच्छा इस बार ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हाथ में दुख रहा है, कहाँ कहाँ दुख रहा है, उस हिसाब से मैं मॉडिफिकेशन करता गया। फ़िलहाल बाइक मेरी थोड़ी बेटर है। तो अभी अगर आप देखने जाओगे ना, तो बाइक को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप पे डिपेंड करेगा। आप अपने साइज़, अपनी हाइट के हिसाब से देखो अपने को क्या बेटर लगता है, कैसे होना चाहिए था। जैसे कि मुझे लगा कि हैंडल को बहुत ऊपर होना चाहिए था, इसे झुक के चलाना पड़ता था पहले, स्पोर्ट्स बाइक जैसी होती है वैसे चलाना पड़ता था। तो इतना समझ में आया कि स्पोर्ट्स बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो कंफर्टेबल के मामले में कंफर्ट नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने मतलब हैंडल को थोड़ा, मतलब ड्यूक 200 का हैंडल इसमें इंस्टॉल किया, और स्प्लेंडर के जो बैलेंस बुश होते हैं ना दोनों साइड में, वो ऐड किया, प्लस 5 या 6 कुछ वॉशर ऐड किए। फिर एसएस के बोल्ट्स यूज़ किए, 2 बोल्ट का कॉस्टिंग मुझे 350 कुछ पड़ा था। एसएस इसलिए मैंने यूज़ किया सो दैट उसमें रस्टिंग का चांसेस ना हो। तो ऐसे सब जुगाड़ कर करके मैंने हैंडल का, शायद मैं रॉन्ग ब्रिज पे आ गया, ओके प्रॉब्लम। बेंगलोर में मुझे यही प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर कौन से ब्रिज में जाना है, मतलब समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन। मुझे शायद नीचे जाना था, मैं ऊपर आया। यहाँ पर ट्रैफिक पूरी जाम है। तो दोस्तों मैं हाईवे पे जाके आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मतलब और कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। पहले मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, मतलब मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना, मतलब गोवा में ऐसे सब नहीं होता। अभी रिसेंटली पेंजिम में बांधा है उन लोगों ने ब्रिज, बट ऐसे नहीं है, मतलब स्ट्रेट रोड है। मडगांव टू अगर पेंजिम जाना है तो सीधा रेस, तो सीधा स्ट्रेट रोड से पहुंच जाओगे, कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, नीचे उतरने के लिए ऑप्शन है या नहीं पता नहीं, छोड़ो देखते हैं। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि हैंडल के बारे में बोल रहा था। ड्यूक 200 का मैंने हैंडल यूज़ किया है, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। हैंडल के साथ साथ ना हाइट और इंक्रीज़ किया। पहले मैं एक नॉर्मल हाइट तक लिया हैंडल को, तो उतना कंफर्टेबल नहीं होने लगा। फिर मैंने उसको फिर खोला, फिर उसमें बुश वॉशर ऐड किए और हाइट इंक्रीज़ किया, तो अभी थोड़ा हैंडल ऊपर है। बट मैं चाहता हूँ कि और हैंडल ऊपर आए, क्योंकि कंफर्टेबल है, काम चल जाएगा। बट अब इतना किया ही हो ना खर्चा, तो और थोड़ा खर्चा करके और थोड़ा कंफर्टेबल करना। एक्चुअली यही हो रहा है, और थोड़ा कंफर्ट के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वो। तो अच्छा, यू टर्न मारने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, पूरा जाना पड़ेगा शायद। ओके, तो ऐसे था, ये हो गया हैंडल का। उसके बाद में टायर मैंने, मतलब इसका अगर 100 लगेगा तो मैंने 110 यूज़ किया है। वैसे मुझे नहीं लगता 120 है शायद आगे। तो मैंने टायर भी थोड़े मोटे यूज़ किए। मोटे मैं इसलिए यूज़ किया हूँ सो दैट, मतलब जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे हम, लॉन्ग राइड्स पे क्या होता है कि गाड़ी को मतलब हाई स्पीड पे चलाते हैं, और इसलिए रेडियल टायर का यूज़ करो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हो तो, हाईवे पे स्पेशली। और डे टाइम में तो क्या होता है कि रास्ते पे जो डामर होता है ना वो गर्म रहता है, और हमारी बाइक भी लॉन्ग राइड चलती रहती है बहुत टाइम से, तो डामर ना, उसकी वजह से टायर भी धूप की वजह से और गर्म हो जाते हैं।
तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, टायर के फटने के चांसेस रहते हैं। मोटा टायर रहेगा तो क्या होगा कि मतलब स्पीड में जब आप बाइक को लीन करोगे तो बाइक इजीली लीन करेगी, रेडियल टायर रहेगा तो इसलिए मैंने टायर का भी मोटा यूज़ किया। और मोटा टायर का एक और एडवांटेज है कि टायर अगर पंचर होगा ना तो बाइक फिर भी चलते रहेगी। ऐसे नहीं कि पंचर होने पे टायर एकदम फ्लैट होकर गाड़ी जल्दी इजीली नहीं बैठेगी, चलते रहेगी। ये एक और एडवांटेज है मोटे टायर का। तो मैंने टायर्स को मोटा इंस्टॉल किया है। इवन टॉप रैक पे भी मैंने एक शॉर्ट रील बनाया था कि मेटल के टॉप रैक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब था। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर तब क्या हुआ कि मतलब वो बैग के वजन से ना वो मेटल टॉप रैक रस्ट पकड़ के ना टूट गया, तो फालतूगिरी, मतलब बेकार में लिया जैसा लगा। तो बैग किधर बांधूंगा ऑल ऑफ सडन इन द मिडल ऑफ द रोड, तो बैग बांधने के लिए ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे ही जुगाड़ करके लेके आना पड़ा। तो इसके लिए रिलायबल नहीं है मेटल वाला टॉप रैक। उस पर क्या होता है, जब हम लोग बंजी रोप लगाते हैं ना तो वो रस्ट पकड़ने लगता है, मतलब पेंट निकलता है उसका, पेंट निकलने की वजह से ना पूरा रस्ट पकड़ता है, और रस्ट पकड़ने की वजह से पूरा फैल जाता है वो। इसके लिए ट्राई करो कि टॉप रैक लेना है। अगर आपके पास बजाज की बाइक है तो डोमिनर 400 का यूज़ करो, वो कास्ट आयरन का है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, रस्ट वस्ट नहीं पकड़ेगा उसको, थोड़ा ड्यूरेबल भी रहेगा। अगर आपके पास दूसरी कोई ब्रांड की बाइक है तो मुझे उनका नहीं पता, बट बजाज की बाइक में डोमिनर 400 का सब NS पल्सर सबको बैठेगा। RS का मैं डाउटफुल हूँ, RS को शायद नहीं बैठेगा, क्योंकि RS टोटल स्पोर्ट्स बाइक है ना। तो अभी ES का क्या हो रहा है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो एडजस्ट हो गया। NS का निकट, ये NS का एक अच्छा है कि NS और AS की बॉडी एक ही है, मतलब कुछ बस आगे का जो डूम है ना यही बड़ा है, दोनों में फ़र्क, बस इंजन एक ही है। शायद RS में भी इंजन सेम ही इंजन है, बस RS की शायद चेन पॉकेट ना बड़ी है, पीछे की जो चेन पॉकेट का साइज़ है वो बड़ा है, इसके लिए RS का पिकअप थोड़ा स्लो है, बट स्पीड बहुत है, भागती बहुत है RS। तो अभी मैं आपको हाईवे पे जाके मिलता हूँ, तुमकुर तक पहुँचता हूँ, तुमकुर पहुँचने के बाद कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है, तो बोलते बोलते ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रास्ता फिर कहीं चूक ना जाऊँ इसलिए। क्योंकि तुमकुर से क्या होगा कि स्ट्रेट हाईवे होगा, तो सीधा वहाँ पे आपको मिलता हूँ। सॉरी को एक्चुअली क्या हुआ कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि पहले तो माइक टूट गया, उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम अभी हुआ कि जो इसका जो ये था ना, क्या बोलते हैं, SD कार्ड, 64 GB का SD कार्ड यूज़ कर रहा था, तो SD कार्ड फुल हो गया। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था 4K पे, 4K पे शायद घर भी फुल हो गया, तो इसके लिए थोड़ी वीडियो डिलीट किया, और डिलीट करके अभी फिर से मतलब 2K पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी को लेके प्रॉब्लम आएगा, ऑडियो के लेके इशू तो नहीं, क्लैरिटी के लेके आएगा। फिलहाल मैं नहीं चाहता कि ऑडियो कैसा आ रहा है, देखिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा, कि इतना पैसा लगाया है, डाला है, बोला तो बेटर था, सुनाई भी देना ही चाहिए, इसलिए तो नहीं बोलूँगा ऑडियो के बारे में, बट उम्मीद करते हैं अच्छा ही आएगा। देखते तो मैं कुछ बोल रहा था आपको, बोल था कि आलू के बारे में बोल रहा था, किसी का रोड थोड़ा नैरो हो सकता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, येल्ला को जाऊँगा, मुनगोड जाऊँगा, मुनगोड भी आना, मुनगोड को रोकना बहुत नुकसान है, बीच में खराब है, बट बहुत नज़दीक पड़ता है येल्ला, सीधे जाएंगे आप। कर लिया है, ये फॉरेस्ट रोड है पूरा, मतलब हाईवे से ना अंदर जब मैं मारा था, अंदर जब मैं लिया था तो मुनगोड पहले आया, मुनगोड के बाद तो दोस्तों मुनगोड मैंने क्रॉस कर लिया है, मतलब क्रॉस करके गोवा रहेगा एक 10-15 मिनट। अभी मैं जा रहा हूँ येल्लापुर की तरफ, येल्लापुर और एक 30 मिनट में आएगा, मतलब हाईवे से येल्लापुर ना कुछ 2 घंटा अंदर है, 2.5 आवर्स अंदर है। तो
तो पहले मुंदगोड़ आएगा, मुंदगोड़ के बाद येल्लापुर। तो ये मुंदगोड़ का फॉरेस्ट है। मुंदगोड़ को मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। मुंदगोड़ मतलब सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा सा एक गाँव है। उसके बाद आएगा येल्लापुर। येल्लापुर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी एक छोटा सा गाँव ही है। उसके बाद में हम सीधा जाएंगे अंकोला बाईपास। येल्लापुर में देखेंगे अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 8 साढ़े 8 में। तो येल्लापुर में जाके कुछ स्नैक्स खा के लेंगे। मतलब राइड कर रहा हूँ ना, इसलिए हैवी फूड कुछ नहीं खा रहा हूँ, जो भी हल्का हल्का काटा कुछ देखेंगे कुछ भी। येल्लापुर में एक छोटा सा ब्रेक लेके ना सीधा अंकोला की तरफ निकलेंगे। येल्लापुर में क्या होगा कि वहाँ पर आरबेल घाट है, तो मेजर रोड वो एक तो ये मुंदगोड़ का फॉरेस्ट, ये देखो कोई भी नहीं है, पूरा रोड सुनसान ही रहता है। तो ये एक डेंजरस मेजर चीज़ है। और दूसरा है येल्लापुर का अरबल घाट। अरबल घाट पे ना एटलीस्ट 2 से 3 तो एक्सीडेंट दिखते ही है, ट्रक के या बस के। देखते हैं इस बार रात का टाइमिंग मिलेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो चलता है सीधा। क्योंकि मैं जब भी येल्लापुर आया हूँ मैं एक्सीडेंट देखा ही हूँ वहाँ पर। तो मैं आपको सीधा अगर कुछ हॉट न्यूज़ रहेगी तो दिखाऊंगा आगे येल्लापुर अरबल घाट के ऊपर, नहीं तो मैं आपको या तो अंकोला या फिर सीधा डायरेक्ट कारवार में मिलेंगे। अभी हम लोग कारवार पहुँच चुके हैं। तो ये है कारवार का एंट्रेंस का टनल। इसलिए 2 है, पहले वाला इधर है, इसके बाद में एक और आएगा। इन लोगों ने मस्त किया है। पहले क्या होता था कि ऐसे घूम के ना डोंगर के ऊपर से जाना पड़ता था, इसमें पेट्रोल की भी ज़्यादा खपत होती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब ये डायरेक्ट टनल बनाया और टनल देखिए एकदम परफेक्ट है शेप में भी। इवन ये जो साइड में लोग जो शेप दिया है ना, ये भी मतलब एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि गुफा में जा रहे हैं। इसलिए शोफी रेस दिया है शायद, जो भी है परफेक्ट है। तो 2 टनल्स है, इधर से उधर से ये एंड होगा, उसके बाद एक और होगा। तो अनलोड से अगर आप आओगे ना, ये सब व्यू इंजॉय करने नहीं मिलेगा। आगे भी बताऊंगा कारवार में क्या है, बट कारवार में आना है तो डे में, क्योंकि डे में देखने लायक बहुत है, जैसे कि रॉक गार्डन है और बहुत कुछ है कारवार में। एक शिप है, अब बाद में एक एरोप्लेन है, जो ऊपर से बताऊंगा ब्रिज के ऊपर से मैं। तो ये दूसरा वाला टनल है। तो ये जो डूंगर है ना, पहले शायद आगे ना पहले ऐसे साइड से 2 बड़े डूंगर थे, सदाशिवगढ़ के थे। जब मैं छोटा था ना तब वो मतलब दोनों साइड के डूंगर थे। अब क्या किया हम लोगों ने, एक साइड का ना कट कर दिया उसको चौड़ा करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं गोवा पहुंच चुका हूं। मैं फ़िलहाल हूं कानकोण में। यहां से मेरा घर है कुछ 30 किलोमीटर्स होगा। मैं मडगांव में रहता हूं। तो ये जो अभी जो फुटेज है ना, ये मेरी पुरानी फुटेज है जो मैं कानकोण में रिकॉर्ड किया था। मैं ऑडियो को सेपरेटली घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि जब मैं आ रहा था ना तो लास्ट फुटेज यही है जो एक्शन कैमरा ने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि बाय द टाइम उसकी बैटरी ना बंद पड़ गई थी। मतलब टोटल रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो हार्डली 1 आवर तक उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो एक्शन DJI Action 3 1 आवर तक की बैटरी उसकी कैपेसिटी है। क्योंकि जब मैं मतलब बेंगलोर जा रहा था, मैं नाइट के टाइम जा रहा था ना, तो मुझे बैटरी उसकी अच्छी मिली, पूरी टोटल बेंगलोर तक मिली। बट अभी रिटर्न आते समय शायद मैं डे टाइम निकला था, दोपहर को निकला था, तो मे भी शायद धूप की वजह से, हीटिंग की वजह से उसकी बैटरी टिल पूरा गोवा घर तक नहीं पहुंची, यहाँ तक आई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा राइड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।